ठीक है। तो एनोड का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके बीच में एक इंटरफेस लाइन जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे अगर सिल्वर से सिल्वर आयन में अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Ag2 Ag+, Zn से Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Zn से Zn2+, और इसमें एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। और अगर दोनों का दोनों अगर आयन होगा, दोनों का दोनों आयन होगा तो उसके लिए प्लेटिनम पहले लिखते हैं। प्लेटिनम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इनर्ट है, ठीक है। जैसे Fe2+ से Fe3+ में Fe2+ आयन का ऑक्सीडेशन होगा, Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कहाँ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कहाँ करेगा, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर Fe2+ से ये Fe3+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन सॉल्यूशन से सॉल्यूशन में ही हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सॉल्यूशन से। और यहाँ मान लो कि ले लिए हैं एक इलेक्ट्रोड, सपोज कि ये कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और यहाँ फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ तो मेटल तो है नहीं, तो ये जो ऑक्सीडेशन होगा Fe2+ से Fe3+ में, ये इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा, कंडक्ट कहाँ से करेगा। दूसरा अगर मेटल लेते हैं, कॉपर ले लेंगे या जिंक ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए क्या लेते हैं, प्लेटिनम को यूज किया जाता है। यहाँ जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए प्लेटिनम यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पर लेते हैं प्लेटिनम, और ये प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और कंडक्ट होकर के कहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड पे। जैसे ये एनोड हो गया तो एनोड से कैथोड में इस तरह का मूवमेंट होगा। ऐसा इलेक्ट्रोड अगर होगा, ऐसा गैल्वेनिक सेल होगा, तो उसमें एनोड का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। समझ में आया बात। उसी तरह से अगर गैस इलेक्ट्रोड होगा, क्या होगा, गैस इलेक्ट्रोड, यानी एनोड अगर कोई गैस है, एनोड पे क्या करते हैं, गैस लेते हैं कोई, जो कि अभी हम बताएंगे आगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा, H2 गैस ऑक्सीडाइज होगा किस में, H+ में, आधा मोल लेते हैं H+ एक्वस सॉल्यूशन, तो H2 से H+ में ऑक्सीडेशन होगा। तो H2 गैस तो मेटल है नहीं, H2 मेटल है, तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो और वो मेटल नहीं हो, वो मेटल नहीं हो, ठीक है, तो वहां इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए प्लेटिनम यूज करते हैं। चाहे आयन से आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा हो, चाहे गैस से आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा हो। समझ में आया बात। तो ऐसे एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। गैस इलेक्ट्रोड होगा तो पहले लिख देंगे Pt सॉलिड प्लेटिनम, फिर H2 गैस, फिर स्लैश, फिर H+ एक्वस, यानी H2 से H+ में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, एनोड का। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन में एनोड का रिप्रेजेंटेशन समझ गए क्या है, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन, कैथोड और सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये हो गया कैथोड। कैथोड में जस्ट उल्टा होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन होगा क्या, इन जनरल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, Mn+ एक्वस टू M। सपोज कि कैथोड कॉपर है, Cu2+ एक्वस टू Cu सॉलिड, ये हो गया। अब मान लो कि अगर इसमें कैथोड में भी अगर आयन से आयन में रिड्यूस हो रहा है, आयन से आयन में रिड्यूस हो रहा है,
तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो तरीका बताए थे एनोड का, वही तरीका कैथोड में भी अप्लाई करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, प्लेटिनम जो शो करेंगे वो लास्ट में शो करेंगे। वहां प्लेटिनम एनोड में पहले शो कर रहे थे, यहाँ पे किधर शो करेंगे, लास्ट में शो करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि Fe3+ एक्वस से ये Fe2+ एक्वस में रिड्यूस हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे स्लैश भी दे सकते हैं या कहीं कहीं पे कॉमा दे के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कॉमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लैश Pt सॉलिड। ठीक है, या मान लो कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो रिड्यूस किसमें किससे होगा, H+ एक्वस से H2 गैस। यहां भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए प्लेटिनम को दिखाना जरूरी है। ठीक है, प्लेटिनम शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड का रिप्रेजेंटेशन। अब जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको डबल वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। किसे शो करते हैं, एनोड और कैथोड के बीच में एक डबल वर्टिकल लाइन देते हैं, और वो डबल वर्टिकल लाइन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेनियल सेल का अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसा करेंगे, इस तरह से। ये हो गया कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, वो भी एक गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, उसमें एनोड क्या होता है, जिंक होता है, और कैथोड क्या होता है, कॉपर। तो ये साइड जो इधर जो हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, एनोड का, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैथोड का। ठीक है, और ये किसका हो गया रिप्रेजेंटेशन, साल्ट ब्रिज का, साल्ट ब्रिज का। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें ये तो रिप्रेजेंटेशन तो है ही, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अलग से वैल्यू नहीं दे करके क्या होता है, जो आयंस होता है उसका कंसंट्रेशन को भी शो किया जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन में ही। ठीक है, तो कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, जो आयंस है उसी का ब्रैकेट में लिख देगा। जैसे मान लो ये 0.1 मोलर। ठीक है, तो इसका मतलब है जिंक 2+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.1 मोलर। मान लो कॉपर का दिखाना है, यहाँ दिखा दिया मान लो 0.01 मोलर, मतलब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर। ठीक है, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर ब्रैकेट में लिख देगा 1 atm। ठीक है, या अगर आयन है जैसे H+ है तो H+ के लिए कंसंट्रेशन नहीं लिख करके कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ब्रैकेट में उसका pH लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, तो pH भी तो क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन, तो उससे H+ आयन हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब सेल क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए आएगा एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आता है कि गैल्वेनिक सेल का नोटेशन दिया हुआ रहेगा, इससे कहेगा सेल रिएक्शन लिखने के लिए। इससे क्या चीज आएगा, तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये सेल नोटेशन दिया हुआ है, इससे सेल रिएक्शन लिखने के लिए आएगा, तो कैसे लिखोगे, इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, अच्छा गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ही सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन मींस क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन से पहले दोनों का अलग अलग एनोड और कैथोड में क्या क्या होता है अलग इक्वेशन लिखेंगे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे तो पहले ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखेंगे, फिर रिडक्शन का रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग बताए हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, भूल गए हो तो एक बार देख लेना, कंफ्यूजन होगा फिर पूछ लेना।
तो क्या हो जाएगा, इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड क्या लिखेंगे रिएक्शन बोलो, Zn2 जिंक सॉलिड टू Zn2 प्लस एक्वस, ये हो गया एनोड का रिएक्शन, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या लिखेंगे एट कैथोड, क्या हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, ये एनोड का रिएक्शन, ये कैथोड का रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन, बैलेंसिंग बताए थे ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, फिर दोनों को इलेक्ट्रॉन को बराबर करके जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, समझ में आया बात। तो यहां पर देखो, यहाँ सब चीज बैलेंस है, ठीक है, इसमें सब कुछ बैलेंस, इसमें अलग से कुछ बैलेंस करने की जरूरत, इधर भी एक ही जिंक एटम है, इधर एक ही जिंक आयन है, ठीक, इसमें एक कॉपर, इसमें एक कॉपर, कॉपर का एटम बराबर है, कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, कोई, अब चार्ज भी बैलेंस है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना, इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो करना क्या है, अब सिर्फ इसके बाद का स्टेप यानी सिर्फ ऐड कर देना है, दोनों को क्या करना है, और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, और इसी रिएक्शन को कहते हैं सेल रिएक्शन। यही हो गया आंसर, ठीक है। सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन लिखने के लिए आएगा तो क्या करोगे, लिखोगे एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसको लिखना है, फिर दोनों को बैलेंस करके जोड़ देना है, जोड़ के जो आएगा फाइनली वही हो जाएगा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मतलब बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, सेल रिएक्शन मीन्स बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो जो अभी बताए कि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0.34 वोल्ट, ई नॉट जो होगा Cu2 प्लस 2 Cu वो 0.34 वोल्ट, सिल्वर का होता है 0.80 वोल्ट, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आता है, ये वैल्यू कैसे आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई चीज को वेट करते हो, ठीक है, सामान लेने जाते हो तो 1 kg, ठीक है, 1 kg मान लो कि कुछ तुम खरीद रहे हो, सपोज कि 1 kg आम का सीजन है, आम ही ले लेते हैं, ठीक है, 1 किलो आम खरीदने गए तुम, तो आम के बदले कैसे 1 kg उठा के ऐसे तुमको दे दिया जाता है, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, एक वजन लिया जाता है, ठीक है, एक वेट 1 kg का, ठीक है, वो 1 kg क्या हो गया, वो रेफरेंस हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, उसके तुलना में ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकाला जाता है उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एक बीकर लिए उसमें मेटल डाले और उसका पोटेंशियल निकाल लिए, इस तरह से मेजर, तो कैसे मेजर होता है, गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करके ही मेजर होता है। कैसे मेजर होगा, गैल्वेनिक सेल ही बनाना पड़ेगा, यानी एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, ई सेल निकलेगा, तो जिसका हमको निकालना होता है, जैसे सपोज कि कॉपर का हमको एग्जाम्पल से पहले समझ लो उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज कि कॉपर का तुमको निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल,
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ता है। तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए क्या करना होगा, एक को एनोड लेंगे और दूसरा एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे, जो एनोड भी हो सकता है कैथोड भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल जो मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, एक वोल्ट मीटर होगा, अगर रिफ्लेक्शन होगा उसमें वोल्टेज दिखाएगा इसका, तो जिस तरह से जिसको हम एनोड और कैथोड, किसको लेना है नहीं लेना है कुछ नहीं पता है मान लो, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है, तो हम लोग किसी को भी एनोड और किसी को भी कैथोड ले लेंगे। अगर जिसको एनोड लिए और जिसको कैथोड लिए उसमें अगर डिफ्लेक्शन आ गया मतलब मेरा सिलेक्शन सही है, मेरा सिलेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो सिलेक्शन गलत है, उल्टा कर देंगे, जिसको एनोड लिए थे उसको कैथोड बना देंगे, जिसको कैथोड लिए थे उसको एनोड बना देंगे, ठीक है। तो हम पहले से ही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि कॉपर जो है वो कैथोड है, ठीक है, कॉपर क्या है? कैथोड है, ठीक है। तो कॉपर को हम लोग ले लिए कैथोड, ठीक है। अब एनोड में हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या लेते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, तो ये क्या है? प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, किसमें होगा ऑक्सीडेशन? H+ में। अब H+ किसमें घुलेगा? उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन H+ का सोर्स होगा। H+ का सोर्स क्या होता है? कोई ना कोई एसिड। H+ किसमें घुलता है? एसिड में। तो सपोज कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां से क्या पास कराते हैं? हाइड्रोजन गैस। किसको पास कराते हैं? और हाइड्रोजन गैस यहाँ आता है और यहाँ पर एक एब्जॉर्ब करने के लिए प्लेटिनम ब्लैक रहता है, इसको एब्जॉर्ब करता है और ये फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें? H+ में। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है किसमें? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और कंडक्ट होके कहाँ जाता है? कैथोड में। ये साल्ट ब्रिज हो गया, साल्ट ब्रिज तो लगेगा ये सब में, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक। और फिर क्या होता है? कॉपर रिड्यूस होता है। कॉपर क्या होता है? रिड्यूस होता है। अब ये जब डिफ्लेक्शन जब होगा, इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, तभी जानेंगे कि जो हाइड्रोजन को एनोड लेना है या कैथोड लेना। डिफ्लेक्शन अगर एनोड लेने पे हो गया मतलब हाइड्रोजन एनोड ही होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो उसको कैथोड ले लेंगे, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है E0 वैल्यू इसका क्या लिया जाता है? 0 वोल्ट। इसको क्या ले लेते हैं? 0 वोल्ट। जब इसका 0 वोल्ट ले लिए तो E0 सेल जब निकालेंगे तो E0 सेल क्या होता है? E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अब इसका जो वोल्ट मीटर है, इसका वोल्ट मीटर जो मेजर करता है वो 0.34 वोल्ट मेजर करता है। कितना मेजर करता है? 0.34 वोल्ट मीटर में कितना आता है? 0.34 वोल्ट। ये बराबर कितना हो जाएगा? राइट साइड में क्या है? ये तो निकालना ही है, कितना है? इसको मान लेते हैं x, और जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है इसका कितना होता है? ये हो गया 0। इसको रिफरेंस के रूप में इसको 0 ले लेते हैं। इसका वोल्ट कितना ले लेते हैं? 0। 0 भी क्यों लेते हैं? इसका भी थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है, ठीक है। क्यों लिया जाता है? इसका भी थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है। क्या इसका थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है? कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी एलिमेंट का, हाइड्रोजन क्या एलिमेंट है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है हाइड्रोजन का वो 0 होता है। थर्मोडायनेमिक्स में बताए थे। इसीलिए बाय कन्वेंशन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तब जब 0 हो गया, वोल्ट मीटर इतना मेजर कर लिया तो x का वैल्यू कितना हो गया? 0.34 वोल्ट। तो यही 0.34 वोल्ट निकल के आता है कि यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका? कॉपर का। समझ में आ गया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया। अब है क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड? ठीक है, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल। इंडिविजुअल
चाहे कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे जिंक हो, चाहे आयरन हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे मैग्नीशियम हो, जो भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड होगा, इंडिविजुअल हाफ सेल होगा, उसका मेजरमेंट के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, एक तरह का ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? पहला पॉइंट क्या है, इसका डेफिनेशन है, क्या है? दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल या इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड। ठीक है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो केवल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिंगल इलेक्ट्रोड नहीं है, जैसे इसका जीरो लेते हैं ना, उसी तरह से और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, उसको भी एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां तुमको पढ़ना है केवल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका वैल्यू कितना ले लेते हैं, बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइन्ड टू 0 वोल्ट। ठीक है, कितना लिया जाता है इसको, 0 वोल्ट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सेल नोटेशन में अभी जस्ट बताए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब ये एनोड होगा। जब ये अगर कैथोड होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा हो जाएगा। कैथोड होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H प्लस एक्वस H2 गैस, यहाँ प्लेटिनम सॉलिड। प्लेटिनम इस तरह से दिखा सकते हैं, कॉमा दे के या तो स्लैश दे करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सिंबल के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका बनावट कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। अभी बताए थे, यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ प्लेटिनम ब्लैक रहता है। ठीक है, उसका काम क्या है, जो हाइड्रोजन गैस जो आता है वो डायरेक्ट तो सॉल्यूशन में नहीं घुल जाएगा, तो क्या करता है, उसका एडजॉर्प्शन करता है, सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है हाइड्रोजन गैस में, और एक्यूमुलेशन के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है H प्लस आयन में। ठीक है, तो कोटेड क्या रहता है, प्लेटिनम ब्लैक का, और इलेक्ट्रोड को किसमें लेते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में, क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, H प्लस में, या एसिडिक सॉल्यूशन होगा तभी वो रिड्यूस होगा H प्लस से हाइड्रोजन गैस में। अगर कैथोड होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अगर एनोड होगा तो हाइड्रोजन गैस पास होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में, और प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड, ठीक है, थ्रू इट विथ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसमें क्या रहता है, किसका कंसंट्रेशन रहता है, और कितना होता है, 1 मोल। ठीक है, जो एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर लेंगे तभी ई नॉट का वैल्यू क्या आएगा, तभी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो 0 होगा। अगर 1 मोलर नहीं लेंगे तो 0 नहीं होगा। तो कितना होगा, ये न्यूमेरिकल में आ सकता है, उसको आगे जब प्रॉब्लम बताएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, इसका बनावट कैसा है देखो, यही हो गया है ना, यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो ऐसे बनाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये बताओ कि ये एनोड है या कैथोड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो डायग्राम है, ये एनोड का डायग्राम है या कैथोड का डायग्राम है, क्या चीज का, दोनों। अभी ये इसके आधार पर देख के बताना है? अब घुमाया किधर है उससे मत देखो, कंसेप्ट देखो। हम क्या बताएं, एनोड में क्या होता है, हाइड्रोजन सॉल्यूशन में जाता है, और कैथोड में क्या होता है,
हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन से बाहर जाएगा। अब इस डायग्राम में सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस जा रहा है या सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा ना। जा रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि H2 ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है? H2 गैस ऑक्सीडाइज हो रहा है H+ एक्वस में। ठीक है, 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का हो गया। ठीक है, ये हो गया प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम फॉयल। ठीक है, ये प्लेटिनम ब्लैक हो गया। ये ग्लास जैसा होता है, ये ग्लास में पतला सा प्लेटिनम वायर रहता है। प्लेटिनम तो बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो कॉपर और जिंक के जैसा इतना मोटा रड रहेगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है? बहुत ही पतला तार होता है। ठीक है, प्लेटिनम का तार। और यहाँ प्लेटिनम ब्लैक रहता है, जो कि हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, समझ में आ गया? ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड जो होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में इसका यूज कर। ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, ठीक है, इसी के रेफरेंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकलता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अरे क्या निकल गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, चाहे तो कॉपर इलेक्ट्रोड हो, जिंक इलेक्ट्रोड हो, सिल्वर इलेक्ट्रोड हो, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का अरेंजमेंट किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा? उसमें अरेंज में क्या चीज का वैल्यू रहेगा? अरेंजमेंट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या चीज का? एक चीज है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब वर्ड यूज किया जाएगा या कहीं भी रहेगा तो उसका मतलब समझना कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस क्या होता है? पिछले क्लास में डिस्कस भी किए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहे या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहे, ठीक है, बात एक ही है। रिडक्शन वर्ड अगर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो भी क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स होता है, जो अलग अलग मेटल्स इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, या एक आयन से दूसरे आयन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रोड्स का, या गैस इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स में इसको जरूरी नहीं हो कि कोई सिर्फ मेटल और उसका आयंस में ही वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आयन से आयन में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों में से कुछ होना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिथियम है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस चीज का अरेंजमेंट है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस चीज का अरेंजमेंट है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताए थे? रिडक्शन को बताता है। रिडक्शन का इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, उसके बगल में अगर पोटेंशियल का वैल्यू है मतलब वो क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। तो सभी इक्वेशन में देखो सब रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ है, सब क्या लिखा हुआ है? और उसके बगल में जो भी पोटेंशियल है वो कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का क्या है? -3.040। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पोटासियम का हो गया, कैल्शियम का माइनस इतना है, एल्यूमिनियम का ये है, सब देखो। जीरो किसका है? बाय कन्वेंशन हम लोग जीरो लिए थे, किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका। ये क्या हो गया? ये रेफरेंस है। ये क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, और उसके नीचे जो भी मेटल्स है
उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ऊपर में देखो जिंक होगा, जिंक है, हाँ आयरन वगैरह सब है। ठीक है, कॉपर सिल्वर ये सब नीचे होगा। कॉपर का देखो 0.34, 2 डिजिट ले सकते हैं, ये 0.34 वोल्ट हो गया। सिल्वर का 0.799 मतलब इसी को 0.8 वोल्ट ले लेते हैं लगभग। ठीक है, गोल्ड का 1.692 है। सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका है? लिथियम का सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और सबसे ज्यादा क्लोरीन का। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको अगर ऊपर ले लेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर इसको यहां से ले रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उल्टा अगर चलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों लिख सकते हो, किस तरह से हम चार्ट बना रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, क्या काम है इसका, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है? पहला एप्लीकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है ई नॉट सेल डिटरमाइन करने में। ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर और सिल्वर है। ठीक है, कॉपर और सिल्वर दोनों मिला के गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं, तो कॉपर और सिल्वर में अब कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है इसी से पता चलेगा। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा? कैथोड या एनोड? कैथोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या होगा? एनोड होगा। तो कॉपर और सिल्वर में से कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड होगा, ये टेबल देख के बताओ। सिल्वर हो जाएगा कैथोड। ठीक है, तो उसका अगर ई नॉट सेल निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ई नॉट राइट ये हो जाएगा और ई नॉट लेफ्ट, हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? अगर कॉपर और सिल्वर का अगर कपल लेते हैं तो सिल्वर माइनस कॉपर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से क्या निकलेगा? ई नॉट सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ई नॉट सेल निकालने के लिए आएगा और आगे फिर डिस्कस करेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन जिसमें ई सेल डिटर्मिनेशन होगा, उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। तो ई नॉट सेल का निकालने के लिए इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कहाँ जरूरत पड़ता है? ई नॉट सेल निकालने के लिए। ठीक है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, और क्या क्या इसका यूज होगा? टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेरियस मेटल्स एंड देयर आयंस। कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है अरेंज करने के लिए, लेकिन वहां पर क्या होगा तुमको रटने की जरूरत नहीं है, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मान लो कि कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर जिंक आयरन, सॉरी आयरन ले लेते हैं, Fe। इसमें अगर कहेगा कि अरेंज करने के लिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? जिसमें रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम? तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा रिडक्शन उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? सिल्वर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर हम लोग लेंगे
तो सिल्वर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का हो गया, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद कॉपर का है, उसके बाद किसका है, आयरन जिंक, ये दोनों में किसका है, आयरन का है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। और सबसे वीक क्या होगा, सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिंक हो जाएगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट कहेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, उल्टा। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या देखेंगे, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया बात। तो एक ये काम आएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, किसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, जैसे तुम लोग पढ़े होगे 9th-10th में भी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हो ना, डिस्प्लेसमेंट 10th क्लास में पढ़े होगे, कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज, इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, एक्टिविटी सीरीज। कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, एक मेटल है और दूसरा मेटल का साल्ट है, तो मेटल किस मेटल सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ना होगा, डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जो डिस्प्लेस करेगा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, इसीलिए अगर तुमको कहा जाए कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, कॉपर प्लस ZnSO4 CuSO4 प्लस कॉपर, CuSO4 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है देन जिंक के, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब जो एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे वाला मेटल होगा, ऊपर वाला जो मेटल होगा वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो एक ये इसका एप्लीकेशन होता है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, कौन ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा एक्टिव होगा वही दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना सकता है। ठीक है, मतलब किसका एसिड के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस HCl, अगर ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये लेते हैं कॉपर प्लस HCl, तो ये CuCl2 होना चाहिए प्लस H2। क्या दोनों रिएक्शन होगा या कोई एक रिएक्शन होगा या दोनों नहीं होगा, ये प्रिडिक्ट करेगा ये सीरीज। ठीक है, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कौन सा प्रोड्यूस कर सकता है, हाइड्रोजन से, जहां पे हाइड्रोजन है H प्लस से H2 में रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो मेटल होगा, यानी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो मेटल का होगा, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो मेटल का होगा वो मेटल
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। समझ में आया बात? कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा? जो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, जो मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा और जो हाइड्रोजन से नीचे होगा, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकेगा। ठीक है, मतलब सभी एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है जनरली, HCl के साथ। अब स्पेशल केस बताएंगे जो DFF ब्लॉक में भी पढ़ना है। कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए अभी ही बता दे रहे हैं, आया था। ठीक है, उसका कारण भी दूसरा है, वहां डिस्कस करेंगे उसको। तो ये जो होगा, कॉपर जो होगा HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जिंक करेगा। अब ये देख के हमको बताओ, सिल्वर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। सोडियम, सोडियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 देगा, मैग्नीशियम देगा, देगा। गुड, ठीक है, क्योंकि ये सबका नेगेटिव है। एल्यूमिनियम देगा, देगा। ठीक है, निकेल देगा, लेड देगा, ठीक है। कॉपर नहीं देगा। ठीक है, टीन देगा, नहीं। समझ में आया? एक ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा, इसका काम क्या है कि HCl के साथ HCl ही रेफरेंस ले लेते हैं एसिड में। ठीक है, कौन मेटल HCl के साथ रिएक्शन करेगा कि हाइड्रोजन गैस दे सकता है? ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल होगा वही देगा, नीचे होगा वो नहीं देगा। ठीक है, और क्या प्रिडिक्ट करता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ, स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या? थर्मोडायनेमिक्स में बताए थे स्पॉन्टेनिटी, जो फिजिबल, स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी, जो ऑटोमेटिकली होगा, नेचुरली जो होगा। ठीक है, तो किस में होगा? कौन सा फिजिबल होगा रिएक्शन? ये प्रिडिक्ट करता है। ये कैसे प्रिडिक्ट करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको एनोड लेंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको कैथोड लेंगे, वही सेल स्पॉन्टेनियस होगा, वही सेल स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन देगा। जैसे कि अगर सिल्वर और कॉपर में से सिल्वर को कैथोड लेंगे और कॉपर को एनोड लेंगे, तभी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा। ठीक है, अगर सिल्वर को एनोड ले लेंगे और कॉपर को कैथोड ले लेंगे तो वो फिजिबल या स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जिंक को एनोड लेंगे, कॉपर को कैथोड लेंगे, तभी फिजिबल होगा। कॉपर को एनोड ले लेंगे, जिंक को कैथोड ले लेंगे तो फिजिबल नहीं होगा। समझ गए? इतना ही आज।